हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम द्विध्रुव को जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे रखते हैं, इस प्रकार से, जैसे ये मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे मैं इस प्रकार से थीटा एंगल पे रखता हूँ, तो वहां पे हमने बल व बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया था। बल का मान तो नेट बल का मान है वो 0 आ गया था और किसी एक आवेश पे ज्ञात करते हैं तो वो क्यू ई आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव चिन्ह आ जाता है, पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पर ये जो हमारे पास डायपोल रखा हुआ है इस प्रकार से रखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र बना हुआ है इस डायरेक्शन के अंदर, जैसे मेरे हाथ की डायरेक्शन है ऐसे, और यहाँ पे ये डायपोल रखा हुआ है। अब मैं इस डायपोल को क्या करता हूँ, इस डायपोल को ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, तो घुमाने में मेरे को कितना कार्य करना पड़ा उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे कोई ना कोई बल लगा होगा, तो बल लगा है तो किस कारण से हमको वहां पे बल लगाना पड़ा, क्योंकि वहां पे एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है। विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या बनता है, एक विद्युत बल बनता है। विद्युत बल ये जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश दे रखे हैं, जो डायपोल के पास हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश होते हैं, उन पे बल लगता है, तो उसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे बल लगाना पड़ता है। अब उस बल की वैल्यू कितनी होगी वो चीजें रखेंगे अपन, और विस्थापन की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, वर्क इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, ये होता है रेखीय गति के लिए होता है। और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस डायपोल को ऐसे घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, घूर्णन करवा रहे हैं, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है इस प्रकार से ऐसे। तो रोटेशन होता है तब अपन विस्थापन को क्या लिखते हैं, कोणीय विस्थापन लिखते हैं। और बल की जगह क्या यूज करते हैं, बल आघूर्ण यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन बल की जगह बल आघूर्ण और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए ये मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं कोई एक डायपोल रखता हूं जो पहले इस प्रकार से रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ था, ई की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, और इसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये रखा हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस डायपोल को ऐसे घुमा दे रहा हूं, ऐसे घुमा दे रहा हूं, तो यहाँ पे तो आ गया माइनस क्यू वाला आ गया और यहाँ पे आ गया ये प्लस क्यू वाला आ गया। ठीक है, ये ऐसे रख दिया गया। बीच की दूरी आप जानते ही हैं कितनी होती है, 2a होती है। ये लीजिए, आपको पता है जैसे मैं इसको थीटा एंगल पे इस प्रकार से घुमाता हूं, मान लीजिए पहले 0 डिग्री था, उसके बाद मैंने इसको थीटा एंगल पे घुमा दिया। जैसे मैं इसको थीटा एंगल पे घुमाता हूं तो मेरे को यहां पे विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्यों कार्य करना पड़ता है, इसका कारण यह है कि यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने थीटा एंगल पे घुमाया तो यहां पे माइनस क्यू आवेश इस डायरेक्शन में लगता है और प्लस क्यू की डायरेक्शन ये होती है, और ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण जो लगने वाले बल हैं, विद्युत बल लगते हैं, वो किसका निर्माण करते हैं, एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। वह बल आघूर्ण क्या करता है, इस डायपोल को घुमा के विद्युत क्षेत्र की दिशा में सरेखीय करता है, समांतर करने की कोशिश करता है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जैसे ये समांतर करने की, विद्युत क्षेत्र तो क्या कर रहा है, इस प्रकार से ऐसे समांतर लाने की कोशिश कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। हम तो चल रहे हैं, हमने जो कार्य किया, हमने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे एक बल आघूर्ण लग रहा है, उस बल आघूर्ण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बल आघूर्ण लगने की वजह से कार्य की वैल्यू कितनी आएगी वो अपन ज्ञात करते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बल इंटू विस्थापन। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया, जब हमारे पास रेखीय गति नहीं होती है, घूर्णन गति हो रही है, तब हम क्या करते हैं, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन यूज करते हैं और बल की जगह बल आघूर्ण काम में लेते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एंगल दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है, मतलब हमारे पास पहले डायपोल ऐसे रखा हुआ था, फिर हमने इस प्रकार से जोड़ लगा के इसको घुमा दिया, थीटा एंगल पे घुमा दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस थीटा एंगल को खूब सारे अल्पांशों के अंदर विभाजित कर लेता हूं। अल्पांशों में क्यों विभाजित करते हैं, कि हम एक छोटे से मान को व्यक्त करते हैं। जब भी हम फिजिक्स के अंदर कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले अपन एक छोटी सी वैल्यू के लिए निकालते हैं, उसके बाद में उसके लिए बड़े के लिए डिस्क्राइब कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, समाकलन काम में लेते हैं, इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो थीटा एंगल है वो खूब सारे अल्पांशों के अंदर तोड़ लेता हूं, छोटे छोटे अल्पांशों के अंदर खूब सारे, डी थीटा इस प्रकार से। तो खूब सारे मैंने एक समान प्रकृति के डी थीटा अल्पांश यहां पे विभाजित कर लिए। एक समान, सारे एंगल एक समान होने चाहिए, डी थीटा खूब सारे।
ठीक है, तो एक छोटे से अल्पांश के लिए ज्ञात करता हूं। तो छोटे से अल्पांश के लिए मेरे पास कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहां पे, कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। ये होगा घूर्णन गति के लिए बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। जब रेखीय गति की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो यहां पे मेरे पास ये थीटा एंगल आया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, केवल एक अल्पांश के लिए ज्ञात कर रहा हूं। उसके बाद में क्या करूंगा, जितने भी हमारे पास अल्पांश है उन सबका योग कर दूंगा। और उन सबका योग कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के द्वारा यूज करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन का यूज करके हम योग कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास इस अल्पांश के लिए, केवल इस अल्पांश के लिए बात कर रहा हूं, तो अल्पांश के लिए बल आघूर्ण मान लीजिए कितना लग रहा है, टो लग रहा है। बल आघूर्ण को टो से व्यक्त करते हैं, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, डी थीटा। मतलब थोड़ा सा विस्थापन हुआ तो कार्य की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, मतलब डी डब्ल्यू। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। लास्ट क्लास के अंदर हमने टाउ की वैल्यू निकाली थी। टो की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, टो होता है पी ई साइन थीटा। पी यहाँ पे क्या होता है, पी होता है यहाँ पे बल आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और ई क्या होता है यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है वो, और थीटा वो जहाँ पे पी और ई के बीच में बनने वाला कोण होता है। तो पी ई साइन थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू फर्स्ट के अंदर पुट कीजिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास। ये जो कार्य आया है वो केवल एक छोटे से अल्पांश के लिए आया है, मतलब एक छोटा सा आपने थोड़ा सा इस प्रकार से रखा हुआ था ऐसे, और थोड़ा सा घुमा दिया ऐसे, बस इतने के लिए आया। लेकिन हमने कितना घुमाया है, ऐसे थीटा कोण घुमाया। तो पूरे के लिए ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका समाकलन कर दूंगा। तो समाकलन कर दीजिए। तो समीकरण 3 दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये लीजिए डी डब्ल्यू समाकलन पी ई साइन थीटा डी थीटा। समाकलन के जैसे हमने चिन्ह लगाया तो यहां पे हमारे को इसकी लिमिट भी बतानी पड़ेगी कि कहां से लेकर कहां तक कर रहे हैं। तो आप यहां पे देखिए, यहां पे जो समाकलन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा के सापेक्ष। थीटा क्या है हमारे पास, कोणीय विस्थापन। तो थीटा कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, और कहां तक गया, थीटा तक गया। तो जीरो से लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है हमको, यहां पे आएगी कार्य की लिमिट, कार्य के सापेक्ष हो रहा है तो कार्य। तो पहले कार्य कितना था, पहले तो ऐसे रखा हुआ था जीरो, और उसके बाद में घुमाया तब कितना कार्य हो गया हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि हमने कितना कार्य किया, डब्ल्यू कार्य किया। तो 0 to W, ये लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहां पे कितना है, 1 है, अंडरस्टूड। तो 1 है तो 1 का डब्ल्यू के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और ये लीजिए लिमिट 0 to W। पी को बाहर ले लीजिए, ये कांस्टेंट है, थीटा के सापेक्ष थीटा वाले पदों का होगा, तो पी बाहर आ जाएगा। और ये लीजिए ई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डब्ल्यू माइनस 0। यहां पे पी ई साइन थीटा, साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाता है भाई, साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस कोस थीटा, और ये 0 से थीटा 0 to थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। यहाँ डब्ल्यू माइनस 0 कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, और ये पी ई, और माइनस को एक काम करो बाहर ले लो, और उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले कोस थीटा, थीटा की जगह थीटा ही रह जाएगा, तो कोस थीटा माइनस कोस 0, ये लीजिए। इतना हो गया यहां तक का। अब क्या करना है, माइनस के चिन्ह को हम अंदर ले जाते हैं, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1। कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई माइनस कोस थीटा माइनस 1। ये लीजिए। अब दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए, सुंदरता बहुत जरूरी है, माइनस को अंदर लेके जाता हूँ। जैसे माइनस को अंदर लेके जाता हूँ तो माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये लीजिए। थोड़ा और सुंदर, कितना सुंदर करोगे सर, ये लीजिए। ये लास्ट फाइनल टच आ गया इसका। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। जब हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में
कोई डायपोल रखा हुआ है और उस डायपोल को मैंने थीटा कोण पे घुमाया तो किए गए कार्य का मान कितना होगा, कार्य का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि हमने बल क्यों लगाया। बल लगाने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला जो बल है प्लस क्यू आवेश पे लगने वाला बल है उसकी डायरेक्शन ये है और माइनस क्यू है उस पे लगने वाले बल की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये दोनों जो लगने वाले बल होते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू पे, ये इस प्रकार से आपने जैसे घुमाया तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, समांतर लाने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो आप इसको वापस ऐसे ले जाएंगे तो इन बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और ये बल क्या मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो उस बलाघूर्ण के विरुद्ध हमने कार्य किया, उसकी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। कोई दिक्कत नहीं आता। ओके, अब इसके बाद में जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। उसके बाद में अपन केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, थोड़ा बोर्ड चेंज हो गया है तो कुछ क्लासों के लिए बाद में चेंज हो जाएगा वापस। ठीक है, तो केस फर्स्ट देखिए, जब हमारे पास ये जो डायपोल रखा हुआ है वो ऐसे ही रखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 0, हमने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो कार्य की वैल्यू भी तो 0 ही आनी चाहिए। तो देखते हैं इस फॉर्मूले से 0 आती है नहीं आती है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला है पी ई 1 माइनस कोस थीटा, ये है फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू क्या करनी है, 0 पुट करनी है। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो पी ई 1 माइनस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, डब्ल्यू पी ई कोस 0 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, तो मतलब कार्य इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास डायपोल ऐसे पहले भी ऐसे रखा हुआ था बाद में भी ऐसे रखा हुआ, तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो कुछ नहीं किया तो कार्य की वैल्यू भी तो 0 आनी चाहिए और आप इस फॉर्मूले से देख ही रहे हैं 0 ही आ रही है। अब मैं मान लीजिए ऐसा कर देता हूं, डायपोल को घुमा के, ऐसे डायपोल रखा हुआ है और घुमा के 90 डिग्री पे ले आता हूं। तो सेकंड है केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 करते हैं मतलब पहले 0 और उसके बाद में 90 डिग्री तक अपने इसको घुमा दिया। तो वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा, यही है फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, डब्ल्यू पी ई 1 माइनस कोस 90, कोस 90, कोस 90 कितना हो जाएगा 0। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 करेंगे तो पी इतना रह जाएगा। जब 0 से 90 तक घुमाते हैं तो वर्क डन W इज इक्वल टू पी। अब क्या कर रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है, देखिए ऐसे निपेश दर है, ऐसे रखा हुआ है और फिर पहले 90 फिर घुमाते हुए 180 पे ले आया, इस प्रकार से ले आया। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी चेंज हो गई 180। तो 180 पे कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 180। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई 1 माइनस कोस 180, कोस 180 कितना हो जाता है -1, तो पी ई 1 माइनस -1। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2p, ये आ गया हमारे पास। तो जब हमारे पास 0 पे होता है तब कुछ कार्य नहीं करता है अपन, वहीं पे ऐसा ही रखा हुआ है तो 0 आ गया। और जब हमारे पास 90 घुमाते हैं तो PE और 180 घुमा देते हैं तो 2PE, ये हमारे पास अलग अलग कंडीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा डेरिवेशन यहीं पे। लेकिन आप यहाँ पे मान लीजिए पहले से किसी स्टूडेंट ने, 2 स्टूडेंट हैं, किसी स्टूडेंट ने ऐसे कर रखा है कि सर ये इस प्रकार से, जैसे मैं फिर से बनाता हूं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे पहले ऐसे रखा हुआ था 0 पे, और एक स्टूडेंट आया और उसने घुमा के ऐसे कर दिया, इतना घुमा दिया। मान लीजिए ये कौन है θ1, θ1 कौन घुमा दिया। अब इसके बाद में एक दूसरा स्टूडेंट आया और उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा और ज्यादा घुमा दिया और यहां ले आया, इसको कितना घुमा दिया, ये कोण मान लीजिए कितना है θ2। अब दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर मैंने कितना घुमाया उसकी कार्य की वैल्यू बताइए आप पहले वाले की मत बताइए, केवल मेरा बताइए। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर जो W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस थीटा वाला है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है 0 से थीटा तक घुमा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, यहां से लेकर यहां वाला ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है, केवल ये वाली। तब क्या फॉर्मूला लगेगा देखिए, तब क्या फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इस समय W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा माइनस कोस θ1 कौन सा है, फर्स्ट वाले का, और उसके बाद में सेकंड वाले कोस θ2, ये लीजिए, ये फॉर्मूला लग जाएगा।
इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर लेते हैं अपन। जब हमारे पास पहले वाले में क्या था, थीटा वन कितना था, पहले को फर्स्ट रिजल्ट था ही नहीं, एक ही था, तब क्या होता हमारे पास थीटा वन इज इक्वल टू कितना था 0, और थीटा टू कितना था, वो थीटा मान लिया था। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, पी कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई 1, तो 1 माइनस कोस थीटा, ये लिस्ट वही फॉर्मूला है। तो हमारे पास जब पहले से कोई डायपोल घुमाया हुआ है, मतलब वो विद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं रखा हुआ है, पहले से घुमाया हुआ है, तो आप उसके बाद में और आगे घुमा रहे हैं, तो केवल आपको अपनी वैल्यू चाहिए, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये यहां पे कंप्लीट हुआ। लेकिन एक बात करते हैं कि सर आपने यहां पे डायपोल को घुमाया, उसी के लिए आपने कार्य की वैल्यू ज्ञात की है, आप इस डायपोल को इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर चलाते हैं, तब वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं। देखिए ऐसे, अच्छी बात है, ये किसी ने पूछा हो तो देखिए, ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, और यहां पे ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, ये डायपोल रखा। अब क्या करना है, इस डायपोल को आपको रेखीय गति करवाना है। पहले वाले में क्या करवा रहे थे, अपन घुमा रहे थे, अब क्या करना है, आपको रेखीय गति करवाना है। तो रेखीय गति करवाते हैं, तब का क्या कार्य नहीं कर रहे क्या हम, नहीं, हम बल ही नहीं लगा रहे हैं उस समय। बल कब लगाते हैं, जब हमको, बल की डेफिनेशन क्या होती है, बल की डेफिनेशन सीधी सीधी समझ लीजिएगा, बल की डेफिनेशन वही होती है जब भी हम किसी भी वस्तु पे कुछ ऐसा कारक लगाते हैं, मतलब कोई मान लीजिए फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु में या तो त्वरित गति होनी चाहिए, या तो पहले से वो चल रही है, त्वरित या मंदित गति भी हो सकती है, त्वरित या मंदित गति होनी चाहिए, या उसकी अवस्था परिवर्तन होना चाहिए, स्थिर अवस्था में तो गतिशील में, या गतिशील में है तो स्थिर अवस्था में आना चाहिए, वही बल कहलाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको आगे चलाता हूं, तो यहां पे अपन कार्य नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए यहां पे जैसे मैं इसको मान लीजिए इस और गति करवाई मैंने, ध्यान से समझिए, जैसे मैंने इसको इस और गति करवाई, तो यहां पे गति करवाने पर माइनस क्यू आवेश पे लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या है, ये विपरीत दिशा में लगता है विद्युत क्षेत्र के, प्लस क्यू पे इस डायरेक्शन में। तो दोनों साइड में बल लग रहा है, तो ये दोनों बल तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और बल आगुण है नहीं, इस स्थिति में बल आगुण होता नहीं है। बल आगुण कब होता है, जब हमारे पास ये ई के साथ में कुछ कोण बनाता है, यहां पे ई के साथ में कुछ कोण बना नहीं रहा है, तो आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहां पे बल की वैल्यू 0 है, तो आप यहां पे जैसे उठा के मान लीजिए आगे ले जाएंगे इसको, तो यहां पे किए गए कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब तक आप एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर चला रहे हैं, तब तक ही 0 होगा। यदि आप इस डायपोल को बाहर लेके जाते हैं, इस विद्युत क्षेत्र से बाहर लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू बाहर निकल गया, तब कार्य की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि प्लस क्यू पे लगने वाले बल की वैल्यू 0 हो चुकी है, माइनस क्यू पे नहीं 0 हुई है। तो आपको उस माइनस क्यू आवेश पे जो बल लग रहा है, उस पर आपको कार्य करना पड़ेगा, उस पर आपको बल आरोपित करना पड़ेगा। जैसे आप चलते हैं, तो चलते समय हम घर्षण बल लगता है हमारे पैरों के, और जो पृथ्वी का जो धरातल है उसके बीच में घर्षण बल लगता है, इसीलिए हमको वहां पे फोर्स लगाना पड़ता है चलने के लिए। यदि घर्षण बल 0 होता, चलने के लिए घर्षण बल 0 होता, तो हमें कभी फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हम धड़ाधड़ भागते जाते, ठीक है, लेकिन रुकते भी कभी नहीं। ओके, ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए, विद्युतदर्शी क्या होता है, श्रवणपत्र विद्युतदर्शी होता है, वो किस काम में आता है, वो हमें बताता है कि किसी आवेश की प्रकृति कैसी है, आवेश की प्रकृति के बारे में बताता है, और कोई वस्तु चार्ज है या नहीं है, ऐसा यंत्र है हमारे पास, वो इन चीजों के बारे में बताता है। तो ऐसा उपकरण जो आवेश की प्रकृति को और वस्तु चार्ज है या अनचार्ज है उसके बारे में बताता है। तो देखिए किस प्रकार का बना होता है, ऐसा कुछ बना हुआ होता है, ये इसका ढक्कन हो गया यहाँ पे, और ये नीचे की साइड में एक कांच का पात्र होता है ऐसे, ये एक कांच का बीकर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैप लगी हुई है टोपी टाइप सी, और ये एक लीड लगी हुई है, इस लीड के साथ में 2 गोल्ड की पत्तियां लगी हुई हैं ऐसे, और यहाँ पे टिन की पत्तियां लगी हुई हैं। टिन की पत्तियां इसलिए लगाते हैं ताकि ये सुग्राह्यता की वैल्यू बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे ढक्कन है, ये धातु रोड है, मान लीजिए इसको डी नाम दे देते हैं, ढक्कन को एस नाम दे देते हैं, इनको पत्तियों को एल नाम दे देते हैं। अब देखिए, कोई भी मान लीजिए वस्तु हमारे पास आवेशित है या नहीं है, उसका आपको पता लगाना है, तो किस प्रकार से लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले
केस फर्स्ट की बात करते हैं। जब वस्तु अनावेशित है, सॉरी, जब हमारे पास ये जो श्रवण पत्र की पत्तियां हैं वो अनावेशित है, मतलब अनावेशित होंगी तो इस प्रकार से काफी यहाँ पे जो जॉइंट है वो स्मूथली है, तो इस प्रकार से ऐसे हैं और नॉर्मली ऐसे रखी हुई है वेदोदर्शी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आवेशित नहीं है, ठीक है, ओके। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई एक वस्तु लेके आता हूँ, एक आवेशित वस्तु लेके आता हूँ और उसको ये जो मेरे पास धातु की ये टोपी है इससे संपर्क करवाता हूँ। जैसे संपर्क करवाता हूँ, मान लीजिए इस पे वस्तु पे प्लस आवेश संपर्क करवाया, तो ये प्लस आवेश क्या करेगा, इस पे भी फैल जाएगा, ये लीजिए, तो इन पत्तियों भी फैलेगा, ये लीजिए। पत्तियों पे दोनों पे किस प्रकार का आवेश आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। पॉजिटिव आवेश आने की वजह से, समान प्रकृति के आवेश आने की वजह से ये पत्तियां क्या करेंगी, फैलेंगे। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, आवेशित है। इसी प्रकार से नेगेटिव वाली है, मान लीजिए पहले हमारे पास ये दोनों जो पत्तियां हैं वो इस प्रकार से ऐसी चिपकी हुई थी तो सीधा सा है, अनावेशित है। अब हमने क्या किया, एक नेगेटिव वाला लेके आया। जैसे आप नेगेटिव वाला ले आएंगे तो पूरे पे नेगेटिव आवेश आ जाएगा, ये लीजिए, ये पूरे पे नेगेटिव आवेश आ गया। पूरे पे जैसे नेगेटिव आवेश आया तो ये भी समान प्रकृति का आवेश दोनों पत्तियों पे, तो वो भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और इस प्रकार से फैल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप समान प्रकृति का आवेश होता है तो ये फैल जाती हैं, तो आपको बता देंगे कि ये वस्तु आवेशित है या अनावेशित है, ठीक है। जब पत्तियां अनावेशित है, ये तो फर्स्ट केस। अब सेकंड केस है, जब पत्तियां आवेशित है, पहले से आवेशित है, ये पत्तियां पहले से आवेशित है, अब वस्तु लेके आ रहे हैं आप। अब ध्यान से देखिए, समझिए बात को। मान लीजिए पहले से इस पे प्लस आवेश है, पहले से प्लस आवेश, और आपने एक वस्तु लेके आए, वो भी प्लस ले आए, उस पे भी आवेश है। जैसे आप लेके आएंगे प्लस आवेश की वस्तु लेके आएंगे, मान लीजिए इसका विभव का मान ज्यादा है, यहां पे विभव का मान ज्यादा है इस पे, तो यहां पे आवेश ट्रांसफर होगा। आवेश ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, यहां पे और ज्यादा आवेश आएगा, और ज्यादा आवेश आने की वजह से क्या होगी, पत्तियां फैलेंगी, और ज्यादा आवेश आने से पत्तियां फैलेंगी। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि पहले से जो हमारे पास पत्तियों पे जो आवेश था वही इस वस्तु पे आवेश है, इसी की वजह से वहां पे आवेश ज्यादा हुआ और वो फैल गई। यदि मान लीजिए पहले से पॉजिटिव आवेश था और मैं यहां पे क्या ले आता हूं, नेगेटिव आवेश ले आता हूं, इस पे नेगेटिव आवेश ले आता हूं। पहले से पॉजिटिव था, अब मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव आवेश लेके आ रहा हूं। नेगेटिव वाले को लेके आऊंगा, जैसे नेगेटिव वाले को लेके आऊंगा, पहले से क्या है, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहां पे मान लीजिए नेगेटिव की कुछ वैल्यू कम हो जाती है, तो पहले से इतना ये मान लीजिए फैली हुई थी और अब ये कितनी होगी, थोड़ी सी पास में आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस पत्ती पे जितना जो आवेश था पहले और इस पे जो आवेश है, दोनों की प्रकृति विपरीत है। यदि फैलती है और अधिक फैलती हैं तो दोनों की प्रकृति समान है, और यदि सिकुड़ती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की प्रकृतियां हैं वो विपरीत हैं। तो इससे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पास किसी वस्तु पे किस प्रकृति का आवेश है और कितना है, वो तो कितना तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।